हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट न्यूमेरिकल्स के साथ आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं। इसी के साथ आपके एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम की भी यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो हम अपने वीडियो में क्या कवर कर रहे हैं, तो 6th क्लास स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके काम की है क्योंकि यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 7 का 5th पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। अब चैप्टर नंबर 7 से कौन सी बुक से, तो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, बुक का नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो आप अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं अदर देन एनसीईआरटी, तो आपके पास एक बहुत प्यारी सी बुक है, वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें हमने टॉपिक चैप्टर नंबर 7 का जो टॉपिक है अलजेब्रा, इसको 4 पार्ट्स हम लोग कवर कर चुके थे। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि पूरे 4 पार्ट्स आपने वॉच किए होंगे, तो आप इस लास्ट पार्ट पे आए होंगे जो कि है पार्ट नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 89 से लेके 97 तक, जो आपके लास्ट क्वेश्चंस हैं, जो सब्जेक्टिव वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, जो आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में सब्जेक्टिव वैरायटी देखने को मिल सकती है, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन खास है, छोटी वीडियो है, वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिएगा क्योंकि क्वेश्चंस तभी समझ आएंगे, हर क्वेश्चन को प्रॉपर थ्योरी में जाके मैंने समझाया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 89 जो इस वीडियो का है, पार्ट नंबर 5 का, वो आपके सामने क्या बोल रहा है सवाल। सवाल कह रहा है अ क्लास विथ पी स्टूडेंट, मतलब एक क्लास है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो पी है। कितने हैं? पी। तो पी एक वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे एक लेटर हमने लिया, हमें नहीं पता कितने बच्चे हैं, तो हमने कहा कि पी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एक क्लास के अंदर, और उन्होंने प्लानिंग की है पिकनिक मनाने की। तो उन्होंने क्या प्लानिंग की है? उन्होंने पिकनिक मनाने की प्लानिंग की, प्लान्ड है पिकनिक। तो 50 रुपए हर स्टूडेंट ने यहाँ पे कलेक्ट किए। अब कितने स्टूडेंट थे क्लास में? तो क्लास में टोटल पी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हर एक बच्चे ने 50 रुपए दिए हैं, ठीक है, पिकनिक बनाने के लिए। आउट ऑफ विच रुपीज 1800 इज पेड इन एडवांस फॉर द ट्रांसपोर्ट। इस कलेक्शन में से जो हर बच्चे ने पैसा दिया, 50 रुपए करके एक अमाउंट कलेक्ट हुआ होगा, उस अमाउंट में से 1800 रुपए, 1800 रुपीज हमने पे कर दिए ट्रांसपोर्ट के लिए एडवांस। मतलब भाई कॉमन सी बात है, आपको पिकनिक पे जाना है तो कोई ना कोई गाड़ी चाहिए। आप बस से जाएंगे, हो सकता है आपने कोई ऑटो किया हो, आपने कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट का साधन किया होगा, तो उस बस के ड्राइवर को उस बस का रेंट आपको पे करना होगा। तो ट्रांसपोर्ट का हमने एडवांस में 1800 पे कर दिया। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद देम टू स्पेंड ऑन अदर आइटम्स। अब पिकनिक में बहुत सारी चीजें और भी खरीदनी है और वहां जाके भी एंजॉय करना है, तो कुछ पैसा आपको अपने पास रखना होगा। तो जब आपने 1800 रुपीज पे कर दिए, तो बताइए उसके बाद कितना पैसा बचा। ये आपका सवाल है। एक बहुत सिंपल सा, एक बहुत प्यारा सा, एक बहुत अच्छा सा सवाल, 2 मार्क्स में आपको स्कूल एग्जाम हो चाहे स्कूल टेस्ट हो, यहाँ पूछा जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एकदम सॉल्यूशन पूरे सब्जेक्टिव वे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन क्या देंगे कि इन अ क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लास में कितने बच्चे हैं, इन अ क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पर एक क्लास में कितने बच्चे दिए हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे पी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए, ये दिया है पी स्टूडेंट्स। हैज प्लान्ड अ पिकनिक, ₹50 पर स्टूडेंट इज कलेक्टेड, ठीक है। तो अमाउंट कलेक्टेड बाय 1 स्टूडेंट, अमाउंट कलेक्टेड बाय ईच स्टूडेंट कर देते हैं, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट से कितना अमाउंट लिया गया, तो यहाँ पे हमें क्लियरली बोला है कि 50 रुपीज लिए गए हैं, ठीक है। तो टोटल कुछ कलेक्शन हुआ होगा, तो टोटल अमाउंट कलेक्टेड, यहां पर देखिएगा कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ, तो ये है आपका यूनिटरी मेथड। मान लीजिए एक बच्चे ने 2 रुपए दिए, 10 बच्चों ने कितने दिए होंगे, तो जब मुझे एक बच्चे का
पता है कि उसने कितना पैसा दिया है, तो मैं 10 बच्चों का डाटा निकाल सकता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, 10 बच्चों के लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं वहाँ पे एक सिंपल सा बोलूँगा, यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड का यूज़ कर लीजिए। तो यूनिटरी मेथड मतलब क्या, जब एक के बारे में पता हो, ज़्यादा के बारे में पता करना हो, तो आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इन अ क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर P, अमाउंट कलेक्टेड बाय ईच स्टूडेंट इज ₹50, टोटल अमाउंट कलेक्टेड, टोटल कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ, तो टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय P स्टूडेंट, तो यहां पे लिख देते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं, P स्टूडेंट्स हैं। चलिए, तो P स्टूडेंट्स के थ्रू कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ होगा, तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो हम कहेंगे ₹50 मल्टीप्लाइड विथ P आ जाएगा। ठीक है, 50 जो है वो P से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना आसान है। चलिए, अब इसके बाद क्या बोला है कि इन्होंने 1800 रुपए एडवांस में पे कर दिए ट्रांसपोर्ट वाले को। तो अमाउंट पेड टू ट्रांसपोर्ट, अमाउंट पेड इन एडवांस। अच्छा, ये एडवांस वर्ड का मतलब क्या कि उन्होंने पहले ही पे कर दिया, इनिशियल में पैसा दे दिया। ठीक है, अभी वो गए भी नहीं है पिकनिक, उन्होंने एक बुकिंग अमाउंट बस वाले को दे दिया होगा। ठीक है, तो अमाउंट पेड इन एडवांस फॉर ट्रांसपोर्ट। अब ये पैसा क्योंकि गया, पे कर दिया, ठीक है, किस में से पे किया, इसी पैसे में से पे किया होगा, तो हम कहेंगे कि 50 माइनस P में से, है ना, या हम ऐसा करते हैं कि अभी यहाँ पे लिख देते हैं ₹1800। ठीक है, 1800 रुपये उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए पे कर दिए। अब हमसे पूछा हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद देम टू स्पेंड ऑन अदर आइटम्स, तो देयरफॉर अमाउंट लेफ्ट टू स्पेंट ऑन अदर आइटम्स, कितना अमाउंट बचा है, तो हम यहां पे कहेंगे कि शुरुआत में जितना पैसा था 50p, 50 इंटू पी का मतलब है 50p, 50p के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा स्मॉल p। ठीक है, मतलब वो मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखते हैं, एक नंबर एक वेरिएबल के साथ जब कोई भी साइन नहीं होता तो हम 50 और p को साथ लिख देते हैं। तो 50 इंटू p, और इसमें से हमने 1800 रुपीज़ पे कर दिए, तो माइनस, ठीक है, और ये रुपीज़ में आपका आंसर आएगा। क्लियर है, तो 50p में से 1800 रुपए गए, इतना अमाउंट उनके पास बचेगा। मान लो मेरे पास 10 रुपए थे, 10 रुपए में से मैंने 2 रुपए की टॉफी खरीद ली, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास कितना पैसा बचा, तो 10 माइनस 2, 10 में से 2 हम माइनस कर देंगे, हमारे पास 8 रुपए बचेंगे, तो वही यहाँ पे इन्होंने बोला है। तो फाइनली अमाउंट लेफ्ट टू स्पेंड ऑन अदर आइटम्स इज 50p माइनस 1800, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 89 को कैसे सॉल्व करना था, बस यही आंसर है और कुछ नहीं करना। हाँ, अगर ये p की वैल्यू दी रहती तो हम आसानी से चीजें कर लेते। क्लियर है, फिर तो हम क्या है एकदम करेक्ट आंसर निकालते। हो सकता है p की वैल्यू हमें दिया होता कि 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, और 20 स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट ने 50-50 रुपए दिए हैं, तो 20 इंटू 50 आप ऐसा कर सकते थे। अगर 20 रुपए दिए रहते हैं, मतलब 20 स्टूडेंट हैं, तो 20 रुपए 50 रुपए देंगे हर एक स्टूडेंट, तो ये तुम्हारा कलेक्शन होगा 5 इंटू 2 इज 10। और बस वाले को मान लो उन्होंने 500 रुपए दे दिए, तो 1000 रुपए में से 500 रुपए अगर बस वाले को दे दिए तो उनके पास बचा है 500 रुपए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा के आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को इस p की जगह पे नंबर भी दिया हो सकता है। चलिए, तो बोर्ड यहाँ पे कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चेस यहाँ पे हमारा बोर्ड हो गया क्लियर, क्वेश्चन नंबर 89। अब मूव कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 90 पे। तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्या है, इन अ विलेज, एक गांव में, देयर आर 8 वाटर टैंक्स, कितने पानी के टैंक हैं, मतलब कितने पानी के लिए टैंक रखे हैं जहां पे पानी का कलेक्शन करते हैं। तो इन्होंने बोला है 8 वाटर टैंक्स हैं। चलिए, अगर 8 वाटर टैंक्स हैं टू कलेक्ट रेन वाटर, बारिश के पानी को कलेक्ट करने के लिए, कई गांवों में आजकल क्या पानी नहीं है, कई गांवों में जैसे अभी गर्मी है तो गर्मियों में पानी नहीं रहता। ठीक है, तब क्या करेंगे, तो भाई गर्मियों के कारण वो लोग क्या करते हैं, पिछली बारिश में वो लोग पानी कलेक्ट कर लेते हैं, या कई जगह पे आपने देखा होगा जमीनें खोद के वो लोग वहाँ पे तालाब बना लेते हैं, जो भी बारिश होगा उसका पानी कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसको साल भर यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी बोला है कि एक विलेज में अगर 8 वाटर टैंक हैं बारिश के पानी को कलेक्ट करने के लिए,
एक पर्टिकुलर दिन, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद क्या बोला है, ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन x लीटर्स ऑफ रेन वाटर इज कलेक्टेड पर टैंक। मतलब अगर एक टैंक में x लीटर पानी आता है, ये एक टैंक की कैपेसिटी दी है, मैंने 8 टैंक रख दिए, किसी एक दिन बारिश गिरी और पानी जो टोटल एक टैंक में कलेक्ट हुआ है वो हमें दिया है x लीटर। क्लियर है? चलिए, इफ 100 लीटर्स ऑफ वाटर वॉज ऑलरेडी देयर, अगर मान लो 100 लीटर पानी ऑलरेडी वहां था, वाटर वॉज ऑलरेडी देयर इन वन ऑफ द टैंक, किसी एक टैंक में अगर 100 लीटर ऑफ पानी था, तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द टैंक ऑन दैट डे। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द टैंक ऑन दैट डे। अब आप बताइए उस दिन टोटल कितना पानी हो गया होगा वाटर टैंक में। तो मान लो एक पानी की टंकी है, एक पानी की टंकी में ऑलरेडी 100 लीटर पानी था और पानी गिरा तो वो x लीटर हो गया, ठीक है। अब आप बताइए टोटल कितना हो गया। तो यहाँ पे एक टंकी के बारे में बात कर रहे हैं, देख लेते हैं इसको। देखो कैसे लिखना है, सबसे पहले तो जो भी गिवन है हम वो लिखेंगे। तो जब भी स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आपको गिवन चीजें लिखनी जरूरी है। क्या क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ वाटर टैंक्स, टोटल नंबर ऑफ वाटर टैंक्स, ये है 8, ठीक है 8। ऑन अ पर्टिकुलर डे x लीटर ऑफ रेन वाटर इज कलेक्टेड पर टैंक। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड पर टैंक। पर टैंक का मतलब, वर्ड पर का मतलब है 1, ठीक है। एक टैंक में कितना पानी कलेक्ट होता है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड पर टैंक इज इक्वल्स टू x लीटर्स। एक टैंक में इतना पानी आता है। तो इन अ विलेज देयर आर 8 वाटर टैंक्स टू कलेक्ट रेन वाटर ऑन अ पर्टिकुलर डे x लीटर ऑफ रेन वाटर इज कलेक्टेड पर टैंक इफ 100 लीटर्स ऑफ वाटर वाज ऑलरेडी देयर इन वन ऑफ द टैंक, ठीक है। इफ in one tank quantity of water already available, ऑलरेडी कितनी क्वांटिटी हमारे पास थी, वो थी 100 लीटर, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द टैंक्स। अब देखो यहां पे वर्ड टैंक्स बोला है, मतलब ये पूरे 8 टैंक की बात कर रहा है। टैंक्स बोल दिया ना, अगर 1 टैंक के बारे में बात करता तो वो क्लियरली लिखा होता। लास्ट में सवाल जो पूछा है वो ये पूछा, व्हाट इज द टोटल अमाउंट, टोटल कितना पानी कलेक्ट होगा, ठीक है, इन द टैंक्स ऑन दैट डे। तो 8 के 8 टैंक्स अगर मैं रख दूं तो टोटल कितना पानी कलेक्ट हो जाएगा। एक टैंकी में ऑलरेडी 100 लीटर था, ठीक है। तो यहां पे आप देखिएगा, यहां पे अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाता हूं तो इफ इन 1 टैंक क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑलरेडी अवेलेबल, तो इन अदर टैंक्स, इन अदर 7 टैंक्स, देयरफॉर इन अदर 7 टैंक्स water collected will be, कितना होता, ठीक है, कितना होता। अगर एक टैंक की कैपेसिटी x लीटर है तो 7 टैंक्स की कैपेसिटी हो जाती 7 इंटू x लीटर। ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया और यूनिट को अलग लिखने के लिए मैंने वैल्यू को ब्रैकेट में दिखाया। तो 7 टैंक ऑलरेडी अलग छोड़ दो, एक टैंक में 100 लीटर पानी था, ठीक है, और एक टैंक में x लीटर वाटर आता है। एक टैंक जिसमें 100 लीटर था, अगर मैं उसको हटा के बात करूं तो मेरे पास 7 वाटर टैंक्स और हैं, तो उनमें तो x लीटर पानी आ जाएगा, ये क्वांटिटी कलेक्ट हो गई। अब वो जो एक टैंक था, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी पानी अवेलेबल था, वो 100 लीटर था, मुझे नहीं पता उसकी कैपेसिटी कितनी है, इतना बोला है कि उसकी कैपेसिटी x लीटर है, तो मैं बोलूंगा एंड
and water collected in eighth tank in which already 100 लीटर्स अवेलेबल, जिसमें ऑलरेडी 100 लीटर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं बोलता है इसमें और कितना पानी आ सकता था, x लीटर आ सकता है, 100 लीटर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा उसकी कैपेसिटी से 100 माइनस कर दो, तो इतना पानी और उस दिन इस टैंक में कलेक्ट होगा। तो in other 7 tanks water collected will be 7x liter and water collected in 8th tank in which already 100 liters available, तो वो होगा x minus 100 लीटर। मैं ऐसा बोल देता हूं कि किसी टैंकी में, ठीक है, किसी वाटर टैंक में ऑलरेडी 100 लीटर्स पानी है, हो सकता है उसमें इतना गैप हो क्योंकि इसके अंदर x लीटर वाटर आ सकता है, ठीक है। तो ऑलरेडी 100 लीटर है, तो कितना और भरेगा, तो वो भरेगा आपका टोटल x में से 100 जब ऑलरेडी अवेलेबल था। तो ये पानी और बारिश का यहाँ पे इस टैंक में कलेक्ट होगा। अब आप देखो आपके पास टोटल पूरे 8 टैंक में उस दिन गिरा हुआ पानी आ गया, ठीक है। उस दिन कितना पानी आया, तो देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड, ठीक है, यही हमसे पूछा था, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द टैंक्स ऑन दैट डे। सारे टैंकियों में मिला के टोटल कितना पानी होगा, तो टोटल कितना पानी होगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 7 टैंक्स में x लीटर प्लस, ठीक है, ऑलरेडी एक टैंकी में 100 लीटर था और इसमें एक्स्ट्रा आया 100 माइनस एक्स, और सॉरी x माइनस 100, ठीक है। तो इसमें और भरा होगा x माइनस 100, अगर मैं ऐसा बोल दूं तो ये पानी होगा टोटल जो लीटर्स में उस दिन सारी टैंकियों में अवेलेबल होगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 7x प्लस 100 प्लस x माइनस 100, तो 100 में से ये 100 गए, 7x प्लस x इज इक्वल्स टू 8x लीटर्स। कितना पानी होगा उस दिन, 8x लीटर्स। उस दिन 8 टैंकियों में जो पानी अवेलेबल होगा वो होगा 8x लीटर्स, ठीक है। 8 मल्टीप्लाइड विथ x लीटर्स, 8 टैंकी, हर टैंकी में x लीटर पानी आता है, तो 8 टैंकियों में x क्वांटिटी वाटर आएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बोर्ड हम कर लेते हैं यहाँ क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज m सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। अब स्क्वायर किसको बोलते हैं, जैसे ही वर्ड स्क्वायर सुनो तो आपको एक ड्राइंग बनानी है, ठीक है। ड्राइंग कैसी बनानी है, ऐसी ड्राइंग बनानी है जिसकी चारों साइड इक्वल हो। मैं बोलता हूं इस स्क्वायर का नाम है ABCD। अब इस स्क्वायर में क्योंकि चारों साइड इक्वल हैं और चारों साइड हमें दी हुई है कितनी, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज m सेंटीमीटर। अगर ये m सेंटीमीटर है, ठीक है, m सेंटीमीटर है, ये भी m सेंटीमीटर है, ये भी m सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए स्क्वायर की चारों साइड मुझे गिवन है, मुझसे एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत आसान, और वो होता है साइड मल्टीप्लाइड विथ साइड। क्लियर है, साइड से साइड मल्टीप्लाई होती है, तो हम कहेंगे यहां पर ए बी एक साइड है जो कि मल्टीप्लाई होगी BC साइड से, ठीक है, और ए बी साइड हमें दी है m मल्टीप्लाइड विथ BC भी हमें दी है m, ठीक है। ये आएगा ब्रैकेट में और यूनिट आएगा बाहर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सर ये यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखी, तो भाई देखना यहाँ पे भी सेंटीमीटर था, यहाँ पे भी सेंटीमीटर था। जब दो यूनिट आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो हम वहां पे कहते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया निकालने का तरीका है, मतलब एरिया याद रखना इन फ्यूचर 10th क्लास 12th क्लास तक आपके इन फ्यूचर भी
जब तक आपकी एज है तब तक, जब तक आप बड़े होंगे और कॉलेज वॉलेज उसके बाद भी आपके पूरे प्रैक्टिकल लाइफ में एरिया वर्ड रहेगा। आपको कहीं ना कहीं एरिया कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो एरिया हमेशा, एरिया की जो भी यूनिट होगी वो हमेशा स्क्वायर्स में आती है, ठीक है। और वॉल्यूम वर्ड एक आने वाला है, वॉल्यूम हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, वॉल्यूम हमेशा यूनिट क्यूब में होती है। तो यहाँ पे क्योंकि 2 यूनिट थी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, जब ये मल्टीप्लाई किया तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, और यहाँ पे हमारा आंसर आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। क्लियर है? तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड विथ m सेंटीमीटर स्क्वायर। तो m स्क्वायर, ये m इंटू m स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल के आएगा। या m इंटू m लिख दो, ये भी काफी है, बट यूनिट लिखना मत भूलना। क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ यहां तक आपको बातें समझ आ रही हैं। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्या बोल रहा है ये सवाल? Perimeter of a triangle is found by using the formula P equals to A plus B plus C, where A, B and C are the sides of the triangle। ठीक है, write the rule that is expressed by this formula in words। अब देखो ये सिंपल सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, मैं कहूँगा सब्जेक्टिव पार्ट में आ सकता है। यहाँ पे क्या बोला है, तुम्हें क्लियरली बोला है कि एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है उसके लिए एक फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला दिया है P इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C, जहाँ पे ये जो A B C है ये ट्राइंगल के साइड्स हैं, मतलब ये है A B और C, ये साइड्स का मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है। और ट्राइंगल की तीनों साइड्स का मेजरमेंट दिया है। तो पेरीमीटर वर्ड का मतलब क्या होता है? पेरी वर्ड का मतलब होता है स्ट्रेट, ठीक है, सीधी लाइंस की लेंथ, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला इन्होंने बोला है A प्लस B प्लस C होता है। आप वो रूल बताइए जो यहाँ पे बोल के बताया है, मतलब जैसे इन्होंने बोल के बताया आप स्टेटमेंट फॉर्म में, वर्ड्स में उसको बोल के बताओ, बस इतना बोला है। तो हम यहाँ पे सिंपल सी एक लाइन लिखेंगे। देखो क्या लिखा है, P का मतलब क्या होता है? तो P का मतलब इन्होंने पेरीमीटर बोला है, तो हम बोलेंगे द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, द पेरीमीटर, 2 मिनट चलिए, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज, क्या होता है? इज इक्वल टू का साइन का मतलब है इज सम ऑफ, सम है ना, सबका सम है, किन का सम का सम है? साइड्स का सम है। तो यहां पे हम कहेंगे सिंपल सा एक स्टेटमेंट, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज सम ऑफ ऑल साइड्स। खत्म बात, बस ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट फॉर्म में आपको ये फॉर्मूला समझाना था। मतलब आपको एक इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन को आपको वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है, इतना आसान है, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। बोर्ड कर देते हैं क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 92 भी हो गया हमारा यहाँ क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। यहाँ पे क्या बोल रहा है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल बोला है, तो रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल का मतलब जहाँ पे 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है। तो ये है एक रेक्टेंगल। क्या बोल रहा है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज फाउंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला P इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस W। अब ये L क्या है और ये W क्या है? तो L होगी ये वाली लेंथ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको लेंथ बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है इसको ब्रेथ बोलते हैं। यहाँ पे W बोला है मतलब विड्थ बोला है, स्मॉल w स्मॉल l। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये है L और ये है W, ठीक है। आगे समझना, where L and W are the respectively the length and breadth of the rectangle। देखो W के लिए इन्होंने बोला है breadth, ठीक है, ऑफ द रेक्टेंगल, और L के लिए इन्होंने क्लियरली बोला है लेंथ। राइट द रूल दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय दिस फॉर्मूला इन वर्ड्स। अब आपके सामने एक फॉर्मूला है, मतलब एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप शब्दों में बोल के बताइए। सेम एक सिंगल स्टेटमेंट बोलना है।
तो इस फॉर्मूले के लिए स्टेटमेंट क्या बनेगा, तो ये बनेगा द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, द पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, P का मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू साइन को हम बोलेंगे इज, ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस, 2 बाहर लिखा है ना और 2 मल्टीप्लीकेशन में इस ब्रैकेट, तो मैथ्स में ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन के बाहर 2 लिखा है, तो हम यहां पे बोलेंगे द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ, ट्वाइस द सम ऑफ इट्स लेंथ, उसी रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लेंथ एंड ब्रेथ, बस इतनी चीज आपको समझनी है, क्लियर है। तो क्या बोला सिंपल से स्टेटमेंट में कि जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो 2 टाइम्स है, ट्वाइस है, किसका, जब इन दोनों का सम करेंगे, किन दोनों का सम करेंगे, लेंथ और ब्रेथ का, बस यही आपको स्टेटमेंट वर्ड्स के फॉर्म में बोलना था, ये आपने बोल दिया, तो क्वेश्चन नंबर 93 भी यहां हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, ऑन माई लास्ट बर्थडे, मेरे पिछले बर्थडे में, लास्ट का मतलब जो बीत गया, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन सब का ध्यान रखना है, ठीक है। ऑन माई लास्ट बर्थडे, जो मेरा जन्मदिन बीत गया, कॉमा आई वेटेड 40 kg, मतलब मेरा उस समय जो वेट था वो 40 किलो का था, ईडी लगा हुआ वेटेड, तो इंग्लिश के शब्दों का ध्यान पूरा रखना है, ठीक है। मेरा जो वेट था वो था 40 किलो। इफ आई पुट ऑन mkg, अगर मैंने और गेन कर लिया, मतलब अब मेरे पास अगर ज्यादा आ गया, पुट मतलब आना, ठीक है, पुट मतलब डालना, अगर मैं अपने में और ज्यादा वेट डाल लेता हूं, मतलब और ज्यादा गेन कर लेता हूं, इफ आई पुट ऑन mkg, अगर मेरे में mkg वेट और आ जाता है, आफ्टर अ ईयर, उस 1 साल के बाद, तो मेरा आज का वेट बताइए क्या होगा, मेरा प्रेजेंट एज क्या होगा। मैंने अपने बर्थडे में पिछले साल वेट किया था, 40 किलो मेरा वेट निकला, और अब अगर मैंने mkg वेट और पुट कर लिया मतलब और गेन कर लिया, मेरे में और वेट आ गया, तो आज मेरी प्रेजेंट वेट क्या होगा, ये आपका सवाल है, ठीक है। तो इसको देखो, गिवन क्या है, सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं, तो वेट ऑन लास्ट बर्थडे, वेट ऑन लास्ट बर्थडे, ये था 40 kg, ठीक है। वेट पुट ऑन या वेट गेन्ड, आप वर्ड पुट ही लिखा है तो ऐसे लिख लो, ठीक है। पुट ऑन का मतलब है और वेट गेन कर लेना, और वेट आ जाना, और हेल्दी हो जाना, ठीक है। तो वेट पुट ऑन इज इक्वल्स टू mkg, देयरफॉर वेट, therefore present weight is equals to, जो लास्ट बर्थडे वाला वेट था उसमें m ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये वेट और गेन किया आपने। तो मान लो मेरे पास 10 रुपए थे, मेरे को किसी ने 2 रुपए और दे दिए, तो अब बताइए मेरे पास जेब में टोटल कितना अमाउंट है। मैंने क्या बोला, मेरे पास अभी 10 रुपए थे, मुझे 2 रुपए किसी और ने दे दिए, तो यहाँ पे अब मेरे पास टोटल हो जाएंगे 12 रुपीज। कैसे, पहले से 10 रुपए थे, 2 रुपए और आ गए, तो 10 + 2, यही यहाँ पर है। पहले से 40 किलो वेट था, mkg वेट और आ गया, तो टोटल वेट कितना हो गया, तो ये टोटल वेट हमारा हो गया है 40 + mkg, ये आपका आंसर है, खत्म बात। और यही आपसे पूछा था कि अगर मैं mkg वेट और ले लेता हूं तो व्हाट इज माय प्रेजेंट वेट, तो प्रेजेंट वेट विल बी 40 + mkg, खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ बुलेटिन बोर्ड आर सेंटीमीटर,
एंड टी सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, लेंथ जो है वो r सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है, ये ब्रेथ जो है ये t सेंटीमीटर है। रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब जिसके बारे में पहले बात की है और पहला फिगर दिया है वो उसी के लिए है। मतलब लेंथ के लिए r है, ऐसा नहीं होगा कि ब्रेथ के लिए r हो, ठीक है, कुछ भी नहीं लेना है। पहले जिसके बारे में बात की तो पहले लेंथ के बारे में बोला है, लेंथ के बारे में बोला है, पहला फिगर क्या दिया है, मतलब लेंथ के बारे में बता के पहला फिगर जो दिया है वो लेंथ है, तो इसलिए वर्ड रिस्पेक्टिवली यूज किया। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये जो चीज है जो मैं पर्टिकुलर क्वांटिटी दे रहा हूं पहले, ये वो जो पहले बात की थी उसके लिए है, और बाद वाली जो क्वांटिटी मैं दे रहा हूं वो बाद वाले पर्सन के लिए। तो लेंथ के लिए यहाँ पे r सेंटीमीटर, ब्रेथ के लिए यहाँ पे t सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखो तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक बुलेटिन बोर्ड बना लेते हैं। बुलेटिन बोर्ड कॉमन सी बात है, एक रेक्टेंगल होगा क्योंकि इसका लेंथ और ब्रेथ दी है। तो यहाँ पे जो लेंथ दी है वो लेंथ मुझे r सेंटीमीटर दी है, और जो मुझे यहाँ पे ब्रेथ दी है इसको मैं w ले लेता हूँ, तो विड्थ ब्रेथ ये हमें दी है t सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ बोला है तो what will be the length of the aluminum strip required to frame the board if 10 centimeter extra strip is required to fix it properly। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कितनी एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगेगी इस बोर्ड की बाउंड्री को कवर करने के लिए। एल्यूमिनियम की स्ट्रिप क्यों चाहिए रहती है, आप लोगों के स्कूल में आप लोगों ने नोटिस बोर्ड देखा होगा। नोटिस बोर्ड में अगर आप ध्यान से देखें तो नोटिस बोर्ड में एक आउटर बाउंड्री चलती है, वही आउटर बाउंड्री यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमें लगानी है, और वो जो आउटर बाउंड्री होती है वो एल्यूमिनियम की एक स्ट्रिप होती है पतली सी, जिसको बोर्ड के चारों तरफ लगाया जाता है। तो आप अपने स्कूल में नोटिस बोर्ड देखना, नोटिस बोर्ड में ये आउटर फ्रेमिंग की होगी, या आप लोगों के घर में कोई फोटो रखी होगी, आप देखेंगे वो फोटो एक फ्रेम में लगाई जाती है, तो वो जो बॉर्डर लगाई जाती है वो बॉर्डर यहाँ पे एल्यूमिनियम स्ट्रिप बोल रहा है वो। तो कितनी बॉर्डर लगेगी, तो यहाँ पे पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 95 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 95 का फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो यहाँ पे मुझे गिवन क्या है, यहाँ पे मुझे गिवन है लेंथ ऑफ बोर्ड, और लेंथ ऑफ बोर्ड मुझे इन्होंने दी है r सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे क्या गिवन है, तो मुझे ब्रेथ गिवन है, तो यहाँ पे ब्रेथ ऑफ बोर्ड मुझे गिवन है, और ब्रेथ ऑफ बोर्ड मुझे कितना गिवन है, तो ये मुझे गिवन है t सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे एल्यूमिनियम स्ट्रिप की लेंथ निकालनी है, तो एल्यूमिनियम स्ट्रिप टू बी फिक्स्ड ऑन बॉर्डर, ऑन बॉर्डर, तो एल्यूमिनियम स्ट्रिप जो कि मुझे बोर्ड के बॉर्डर पे लगानी है, ठीक है, वो मैं कैसे निकालूंगा, तो एल्यूमिनियम स्ट्रिप टू बी फिक्स्ड ऑन बॉर्डर, बॉर्डर यहाँ पे 2 मिनट होल्ड करिएगा, यहाँ पे मैं बॉर्डर लिख देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको ये बताना है कि आप कैसे निकाल रहे हैं। देखो जब भी मैं आउटर बाउंड्री की बात करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिप जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिप जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगी। तो आउटर बाउंड्री मतलब टोटल लेंथ ऑफ द बॉर्डर, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द फिगर। तो वो फिगर की सारी साइड्स का जब मैं सम करूंगा तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, वो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो वही चीज यहाँ पे हम लिखेंगे, लेंथ ऑफ बोर्ड इज r सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ बोर्ड इज t सेंटीमीटर, एल्यूमिनियम स्ट्रिप टू बी फिक्स्ड ऑन बॉर्डर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देने का फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, P इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R प्लस T, खत्म बात। तो ये आपका आंसर आ गया।
क्या आया सर? ये आया। कितनी स्ट्रिप चाहिए? तो यहाँ पे इन्होंने बोला व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम द बोर्ड इफ 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा स्ट्रिप। अच्छा, 10 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये तो बॉर्डर वाली स्ट्रिप जो बॉर्डर पे लगेगी प्लस 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा भी चाहिए, तो प्लस 10 सेंटीमीटर, तो ये टोटल निकल के आएगा। क्लियर है? कितना निकल के आया? 2 टाइम्स ऑफ R प्लस टी प्लस 10 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ पे हो सकता है कटिंग होगी या कुछ एक्स्ट्रा वेस्टेज होगा, तो हम एक्स्ट्रा स्ट्रिप 10 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं। टोटल कितनी लगेगी? इस बॉर्डर के फ्रेम की पेरीमीटर निकाल लो, 10 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा चाहिए, तो टोटल हमें चाहिए 2R प्लस टी, तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 10। तो ये आपका 95th का फर्स्ट तरीका सॉल्व करने का। मैं डिलीट नहीं करूंगा अभी क्योंकि हमें सेकंड पार्ट भी करना है, और सेकंड पार्ट के लिए मैं रेड पेन का यूज कर लेता हूं। इफ एक्स नेल्स आर यूज्ड टू रिपेयर वन बोर्ड, एक बोर्ड को रिपेयर करने के लिए अगर मुझे एक्स नंबर ऑफ नेल्स लगती हैं, नेल्स का मतलब कील, ठीक है, नेल जो हम दीवार में ठोकते हैं, ठीक है, तो बोर्ड हो सकता है हमें दीवार में लगाना है और उसके लिए मुझे एक्स नंबर ऑफ नेल्स चाहिए। हाउ मैनी नेल्स विल बी रिक्वायर्ड टू रिपेयर 15 सच बोर्ड। और अगर मेरे घर पे ऐसे 15 बोर्ड है या मेरे स्कूल में ऐसे 15 बुलेटिन बोर्ड है, वो नोटिस बोर्ड की बात कर रहा है, बुलेटिन बोर्ड मतलब मेरे टोटल स्कूल में अगर 15 ऐसे बोर्ड हैं, एक बोर्ड पे अगर x नंबर ऑफ नेल्स लग रही हैं, तो इसको देखिएगा क्वेश्चन नंबर 95th का सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे गिवन टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स हमें गिवन है, और वो कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स वो 15 है, ठीक है। नेल्स रिक्वायर्ड टू रिपेयर, और ये हमें दी है एक्स नेल लग रही है, तो देयरफॉर टोटल नेल्स रिक्वायर्ड टू रिपेयर 15 बोर्ड्स, 15 बोर्ड्स को रिपेयर करने के लिए हमें टोटल कितनी नेल्स लगेंगी? तो हम कहेंगे हमें लगेंगी 15 मल्टीप्लाइड विथ एक्स नेल्स। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसके आगे कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि हमसे टोटल नंबर ऑफ नेल्स पूछी हैं। कितनी कील मैं मार्केट से खरीदूं? तो मैं खरीदूंगा 15 मल्टीप्लाइड विथ एक्स। यहां पे क्वेश्चन नंबर 95 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व हो गया। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। फाइनली क्वेश्चन नंबर 95 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 95 में एक थर्ड और फोर्थ पार्ट भी है, इसको देखिएगा। थर्ड और फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? इफ 500 स्क्वायर सेंटीमीटर एक्स्ट्रा क्लोथ per board is required to cover the edges, what will be the total area of the cloth required to cover 8 such board? ये कह रहा है अगर मुझे कपड़ा चाहिए, ठीक है, कपड़ा चाहिए इस बोर्ड के ऊपर डालने के लिए, तो एक नोटिस बोर्ड है, उस नोटिस बोर्ड के ऊपर आपको एक कपड़ा चाहिए जो आप जिससे बोर्ड कवर कर दें। वो कपड़ा हमें एक बोर्ड के लिए कितना लग रहा है? तो वो लग रहा है 500 स्क्वायर सेंटीमीटर एक्स्ट्रा क्लोथ पर बोर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एक बोर्ड के लिए 500 स्क्वायर सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है, तो कवर करने के लिए हमें एरिया ऑफ बोर्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो लेंथ हमें कितनी दी है और हमें ब्रेथ कितनी दी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखेंगे लेंथ हमें दी थी r सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दी थी इन्होंने t सेंटीमीटर। अब जब मैं एरिया ऑफ क्लोथ निकालूंगा, कितना कपड़ा चाहिए इसको कवर करने के लिए, तो एरिया ऑफ क्लोथ इज इक्वल्स टू, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम लेंथ मल्टीप्लाइड विथ ब्रेथ करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा r मल्टीप्लाइड विथ t। इतना कपड़ा चाहिए। एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट भी है,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। इतना कपड़ा तो लगेगा ही, और एजेस को कवर करने के लिए 500 स्क्वायर सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा भी रिक्वायर्ड है। तो एक्स्ट्रा क्लोथ फॉर वन बोर्ड, एक्स्ट्रा क्लोथ फॉर वन बोर्ड is equals to 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, total cloth required to cover one board, एक बोर्ड कवर करने के लिए हमें कितना कपड़ा लगेगा, तो हमें लगेगा R मल्टीप्लाइड विथ T प्लस 500 एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे क्वेश्चन में बोला था कि ऐसे 8 बोर्ड हैं, कितने हैं, 8 हैं। देयरफॉर क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर 8 बोर्ड्स, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर 8 बोर्ड्स इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड विथ, ठीक है, ये 1 बोर्ड के लिए था, तो R मल्टीप्लाइड विथ T मतलब RT प्लस 500, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को, क्योंकि एक बोर्ड के लिए इतना कपड़ा, 8 बोर्ड के लिए कितना कपड़ा, तो ये है आपका यूनिटरी मेथड। समझ आ रहा है? ये था आपका कौन सा, थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 95 का थर्ड पार्ट कैसे करना था वो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। What will be the expenditure for making 23 boards if the carpenter charges rupees X per board? तो यहाँ पे हम ब्लू पेन का यूज कर लेते हैं, और ब्लू पेन से आप फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, अगर एक बोर्ड बनाने का खर्चा X रुपीज है, if charges, ठीक है, for making one board is equals to rupees X, therefore total charge, total amount कितना लगेगा, कितने बोर्ड बनाने के लिए, 23 बोर्ड्स बनाने के लिए। तो टोटल अमाउंट टू बी चार्ज्ड फॉर 23 boards is equals to 23 multiplied with X rupees। कितना अमाउंट लग रहा है, 23 इंटू X। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 95 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। बोर्ड यहां पे कर लेते हैं क्लियर, और देखते हैं आगे और पार्ट है क्या, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे ये कह रहा है कि सुनीता इज हाफ द एज ऑफ मदर गीता। सुनीता की जो एज है वो उसकी मदर की एज, मदर का नाम है गीता, तो सुनीता इज हाफ द एज ऑफ हर मदर गीता। गीता की जो एज है, ठीक है, गीता की एज से कंपेयर जब मैं सुनीता की करूंगा तो मैं देख रहा हूं कि सुनीता की जो एज है वो आधी है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, गीता की कंपैरिजन में। और गीता कौन है, ये मदर है किसकी, सुनीता की। तो यहाँ पे देखो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ये वाला तो बहुत आसान है, हम ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे। आप एनसीईआरटी में भी देखिएगा, वहाँ पे भी मैंने जब सॉल्यूशंस कराए हैं तो बहुत अच्छे से वहाँ पे भी समझाया है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सुनीता इज हाफ द एज ऑफ हर मदर गीता। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, तो हमें यहाँ पे एज्यूम करना है, जब हम ऐसा मान लेंगे कि गीता की, एज्यूम द प्रेजेंट एज ऑफ गीता। जब भी ये एजेस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको एजम्पशन करना है प्रेजेंट एज को, ठीक है, मैक्सिमम टाइम ऐसे ही है। अब कैसे करना है तो वो क्वेश्चन पढ़ के समझ आता है। यहाँ पे क्लियरली बोला है कि सुनीता की जो एज है वो उसकी मदर गीता की एज से आधी है, ठीक है, बस। तो आज की एज के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। एज्यूम द प्रेजेंट एज ऑफ गीता इज इक्वल्स टू X ईयर्स, ठीक है। तो देयरफॉर द प्रेजेंट एज
ऑफ सुनीता इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ गीता, मतलब x/2 हाफ कर दिया। मान लो इसकी एज 4 इयर्स है तो 4 का हाफ होता है 2, 10 इयर्स है 10 का हाफ होता है 5, 20 इयर्स है 20 का हाफ होता है 10। तो ऐसे हाफ करना है, तो इसकी एज जो है वो x इयर्स है, तो सुनीता की एज हाफ है, x/2 इयर्स होगा। ठीक है, अब समझना हमसे ये चीज हमें गिवन थी। हमें पहली चीज में क्या बताना है, हमें ये बताना है कि 4 साल बाद आफ्टर 4 इयर्स इनकी एज क्या हो जाएगी। तो 4 साल के बाद, आज अगर मेरी एज 2 साल है, 4 साल के बाद कॉमन सी बात है साल बढ़ रहे हैं तो एज भी बढ़ेगी। तो यही चीज यहां पर है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा एज भी बढ़ती हुई चलेगी, आगे जाएंगे तो एज ऐड होती हुई जाएगी। तो आफ्टर 4 इयर्स 4 साल के बाद एज क्या हो जाएगी, तो 4 साल के बाद एज ऑफ गीता की एज कितनी होगी 4 साल के बाद, तो गीता अभी थी x इयर्स की, उसकी एज हो जाएगी x+4 इयर्स। ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। एंड एज ऑफ सुनीता विल बी कितनी होगी, तो सुनीता की एज थी x/2, ठीक है, इसमें भी 4 ऐड हो जाएगा, x/2 + 4 इयर्स। आगे जाएंगे तो ऐड होगा, पीछे जाएंगे तो माइनस होगा। देखो सेकेंड पार्ट में यहां पे हमसे क्या पूछा है, बिफोर 3 इयर्स, 3 साल पहले, तो बिफोर की बात हो रही है, ठीक है, बिफोर 3 इयर्स। तो अगर मैं 3 साल पीछे जाऊंगा, कॉमन सी बात है जो प्रेजेंट एज है उससे चीज माइनस होगी। अगर आज मैं 20 साल का हूं, मैं पीछे जाऊंगा 10 साल पीछे जाऊंगा, तो कॉमन सी बात है 10 साल पहले मेरी एज 10 साल होगी, ठीक है। तो आज 20 है, 10 साल पहले मतलब 20 - 10 करेंगे। यहां पे भी वही है, बिफोर 3 इयर्स, तो एज ऑफ गीता की एज क्या थी, तो x प्रेजेंट x है उससे 4 साल पहले, तो x - 4 इयर्स थी। ये चीज समझ आ रही है, 3 साल पहले है ना, सॉरी ये 4 की जगह यहां पे आ जाएगा 3, तो x - 3 इयर्स। ऐसे ही एज ऑफ सुनीता वॉज कितनी थी, तो प्रेजेंट में से -3 करना है। प्रेजेंट है x/2, तो प्रेजेंट है x/2 - 3 इयर्स। बात समझ आ रही है, इतना आसान है चीजों को सॉल्व करना। क्लियर, बोर्ड कर ले यहां पे क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 96 भी हो गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन जो कि इस पार्ट नंबर 5 में लास्ट सवाल है, वो है क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। और यहां पे आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ये आपका है एक सिंपल सा मैच द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल, क्वाड का मतलब क्या होता है, जब मैं क्वाड वर्ड देखूंगा तो मतलब 4, और लैटरल वर्ड का मतलब साइड्स। जब 4 साइड्स मिलके कोई भी क्लोज्ड फिगर बनाती हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ठीक है, चाहे वो पतंग जैसा शेप हो जिसको हम काइट बोलते हैं, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ये काइट है, ठीक है। तो कोई भी 4 लाइन मिलके जब एक क्लोज्ड फिगर बनाती हैं उसको हम क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। और क्वाड्रिलैटरल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, तो 4 लाइन मिलके, देखो यहां पे ये एक स्क्वायर मैंने बनाया, तो इसके कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4। आप रेक्टेंगल बना दो, देखो रेक्टेंगल में कितने कॉर्नर हैं, तो 1 2 3 4। मतलब जब भी मैं कोई क्वाड्रिलैटरल बनाऊंगा तो हमेशा फिक्स नंबर ऑफ कॉर्नर्स आएंगे, वो है 4। तो यहाँ पे क्योंकि 4 नहीं दिया है बट एक वर्ड लिखा है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स फिक्स हैं, ठीक है, वो कांस्टेंट है, ठीक है, उसमें वो वेरिएबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्वाड्रिलैटरल में कॉर्नर्स की संख्या बदलती रहती है, कॉर्नर्स फिक्स्ड हैं, 4 कॉर्नर होते हैं क्वाड्रिलैटरल में, ये याद रखना है, तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे हम कहेंगे फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो है बी, ठीक है।
ऐसे। सेकेंड पार्ट के लिए सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, तो सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द वेरिएबल इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में वेरिएबल है p। तो वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल मतलब जो चीज वेरी करती है वो है p। तो मैं कहूंगा यहां पर p ऑप्शन लिखा है e पे, तो इसका आंसर है e। समझ आ रही है? इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल क्या है, तो इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है वो है p, ठीक है, और p लिखा है e पे, तो e हो गया, b हो गया, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, थर्ड वाला पार्ट देखिएगा। तो इक्वेशन आपको दी है x प्लस टू इक्वल टू 3, ये 2 इधर जाएगा तो ये तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल टू 3 माइनस 2, और 3 माइनस 2 मतलब x की वैल्यू आएगी +1। कितनी आएगी? +1। तो यहाँ पे आंसर आएगा C, मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो है +1। थर्ड का आंसर है C, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थर्ड का आंसर है C ऑप्शन। क्लियर है? क्यों है, किस लिए है, वो हमने बता दिया। फोर्थ पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है फोर्थ पार्ट में, देखिएगा 2p + 3 = 5, तो ये 3 इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहां पे आएगा 2, तो 5 - 3 2p = 2। p की वैल्यू कितनी आई, तो p की वैल्यू आएगी +1, तो p की वैल्यू आ रही है अगेन +1, मतलब इसका भी आंसर C ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए, अ साइन यूज्ड इन एन इक्वेशन, इस इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में क्या साइन यूज होता है, तो वो =2 का साइन यूज होता है। फिफ्थ पार्ट का आंसर है A। इस तरीके से आपको मैच द फॉलोइंग सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 97 भी यहाँ पे हो गया सॉल्व। तो फाइनली इस पार्ट नंबर 5 को हमने यहाँ कर दिया खत्म, और यहाँ पे इस चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हो गया अंत। चैप्टर का नाम था अलजेब्रा। क्लियर? अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो भैया क्या करना है, कैसे वीडियोस को वॉच करना है, तो आपको सिंपली टाइप करना है गूगल राजा के पास जाके मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप टाइप करते हैं तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस पे आप देखेंगे यहाँ पे एक हेडिंग आती है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12। जैसे आप क्लिक करते हैं तो सारे फैकल्टीज जिन्होंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को यहाँ पे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स कवर अप किए हैं, उन सब की फोटोज आपको दिखेंगी, और अलग अलग क्लासेस मतलब 6 से लेके 12 तक आपको देखना है सिर्फ 6th मैथ्स। तो आप क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर लास्ट में आपको दिखेगा क्लास 6 मैथ्स मेरी फोटो, और यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो फाइनली क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आपके सॉल्यूशंस वॉच करने हैं। वॉच नाउ पे क्लिक करो। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं तो मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स प्रॉपर अरेंज्ड फॉर्मेट में, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से टॉपिक वाइज अरेंज्ड फॉर्मेट, और वो भी नंबर ऑफ वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। जैसे अब आपको देखना है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम का कौन सा क्वेश्चन वॉच करना है। आप जैसे ही नंबर सिस्टम पे क्लिक करते हैं तो नंबर सिस्टम में यहाँ पे 4 लेक्चर हैं। तो यहाँ पे एमसीक्यूज अलग होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स का पार्ट अलग होगा, मैच द फॉलोइंग, फिर सब्जेक्टिव पार्ट अलग होगा। तो आप उस हिसाब से वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वो वीडियो रन होना स्टार्ट, तो आप घर बैठे बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसान तरीके से विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। तो आप वेबसाइट से जब विजिट करेंगे तो विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट आप वीडियोस को घर बैठे बैठे आराम से स्टडी करेंगे। चलिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन को आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ, अपने बड़े भाई बहन के साथ जो लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। और साथ में लाइक करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो को जल्दी से एक थम्स अप दे दीजिए, क्योंकि टीचर का मोटिवेशन यहीं से आता है। और इसी के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन अगर आपने क्लिक कर दिया तो जितनी वीडियोस हम लोग अपलोड करते जा रहे हैं 6th क्लास की वीडियोस पहले आप तक आएंगी और आप हो जाएंगे मास्टर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।